भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बयान सामने आया है। कहा है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, मां से किया वादा पूरा करूंगा। आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया था। बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब चुनाव से पहले यह बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार के बाद इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, पवन सिंह आसनसोल से बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बनाए गए थे। बीजेपी की पहली सूची जो 195 की जारी हुई थी उसमें उनका नाम था, लेकिन उसके अगले ही दिन जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद उन्होंने मना किया कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से आकर मिले भी थे और उनकी जो इच्छा थी कि वो बिहार से किसी जगह से चुनाव लड़े, क्योंकि बंगाल और बंगाली अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए बंगाल से चुनाव लड़ना अब तो संभव नहीं था, लेकिन बिहार में वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे और ये बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने बताया। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि उनको बिहार से किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच अगर पवन सिंह ऐसी बात कहते हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए एडमेंट हैं और किसी दूसरी पार्टी से भी जरूर रास्ता खोल सकते हैं। और ये बीच में जरूर खबर आई थी कि उनसे आरजेडी के लोग संपर्क कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस के लोग संपर्क कर रहे हैं, उनसे आम आदमी पार्टी के लोग संपर्क कर रहे हैं। तो कहां से लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने आज साफ किया है। इससे जाहिर तौर पर यह साफ होता है कि संभव है कि पवन सिंह बिहार के किसी सीट से चुनाव, यानी इन तमाम बयानबाजी और कयासों के बीच संभव यही है कि पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन बिहार से जरूर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाला भी बदल सकते हैं और बिहार के किसी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना पूरी है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने पहले जो बताया था, लोगों से सबसे चर्चा भी किया था कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने अभी उस पर मन नहीं बनाया था। उनकी इच्छा थी कि बिहार में आरा या वैशाली जैसे सीटों से उनको टिकट मिले और चुनाव लड़े। तो संभव है कि बीजेपी से अलग वो बीजेपी के विरोधी दल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। शुक्रिया आमोद जी, जल्द आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। लाउड एंड क्लियर में आगे क्या है खास आपको बता दें, क्योंकि नकली दवा के गोरख धंधे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कैंसर की नकली दवा बेचता था, भारी मुनाफा कमाता था। इस नकल गैंग ने अब तक कितने कैंसर मरीजों की जान को मुश्किल में डाला है। ये नकली दवाओं का पूरा जो भंडाफोड़ हुआ है, इसको लेकर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, किस कदर अस्पतालों में अपना नेटवर्क था, इनका जाल बिछाया गया। डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगा। वही खबर कर्नाटक से भी है, जहां आपको बता दें कि कर्नाटक से खबर चौंकाने वाली है। एक बहू ने रिश्ते को कैसे तार तार कर दिया, ये तस्वीरें आपके सामने होंगी और देखिए किस तरीके से इस बहू ने बुजुर्ग ससुर को पीटा। क्यों इस बुजुर्ग को रहम की भीख मांगनी पड़ी, ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। तीसरी खबर चीन से होगी आपके सामने, जहां चीन की अग्नि 5 के टेस्ट के बाद डरा हुआ है। भारत के इस अग्नि 5 टेस्ट के बाद चीन आखिर डरा क्यों है? अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है, उसी को लेकर इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले जरा एक चौंकाने वाली खबर और तस्वीर देखिए। ये जापान के एक प्राइवेट कंपनी के रॉकेट में विस्फोट की तस्वीर सामने आई। उड़ान के चंद सेकंड के अंदर ही कैसे कैरोस नाम का ये रॉकेट ब्लास्ट हुआ, देखिए। ये रॉकेट टोक्यो की स्टार्टअप कंपनी स्पेस वन का था। स्पेस वन की ये पहली उड़ान थी, लेकिन जैसे ही रॉकेट सतह से 30 फीट ऊपर उठा, जोरदार ब्लास्ट हुआ। रॉकेट के परखच्चे उड़ गए, चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। राहत की बात यह थी, शुक्र की बात यह थी कि रॉकेट का पूरा मलबा समंदर में ही जाकर गिरा। तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जैसे ही उड़ान भरी और उड़ान भरते ही चंद सेकंड में हुआ ब्लास्ट। इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए कैरोस नाम के इस रॉकेट को जापान के वाकायामा से लॉन्च किया गया। इसे अंतरिक्ष की बाहरी कक्षा में स्थापित किया जाना था, लेकिन उड़ान भरते ही कुछ सेकंड में विस्फोट हो गया।
जापानी मीडिया की खबरों के मुताबिक प्रक्षेपण से पहले ही कई बार देरी हो चुकी थी। पहले शनिवार को इस रॉकेट को लॉन्च किया जाना था, लेकिन किसी वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अगर ये कामयाब हो जाता तो स्पेस वन अंतरिक्ष की कक्षा में रॉकेट भेजने वाली पहली निजी कंपनी होती। फिलहाल रॉकेट में विस्फोट हुआ कैसे, इसकी जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है। जांच शुरू हो गई है। और अब एक खास रिपोर्ट, जहां बीमारी के समय आमतौर पर हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर दवाई रेकमेंड करते हैं, हम फार्मेसी की दुकान से दवाइयां खरीदने चले जाते हैं और घर जाकर दवाई खा भी लेते हैं। लगता है दवाई के सेवन से हम जल्द ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बीमारी दवा खाने से ही ठीक ना हो और मर्ज बना रहे तो आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौत के ऐसे सौदागर एक्टिव हैं जो नकली दवाओं का कारोबार करते हैं और जनता की जान को कैसे मुश्किल में डालते हैं। इसको लेकर अब बड़ा खुलासा। दिल्ली और गुड़गांव में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने छापे मारे, नकली दवा बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 8 ऐसे लोगों को पकड़ा जो कैंसर की नकली दवाएं मार्केट पे पहुंचा रहे थे, लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। इनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी बिहार के मुजफ्फरपुर से हुई है। ये लोग ब्रांडेड कंपनीज की कैंसर दवा की शीशी में नकली दवा डालकर इसे बाजार पहुंचा रहे थे, सस्ते दामों पर दुकानों में सप्लाई कर रहे थे। छापे में 7 इंटरनेशनल और 2 भारतीय ब्रांड की कैंसर की दवा भी बरामद की गई है। कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने के इस रैकेट का सरगना विफुल जैन बताया जा रहा है। विफुल जैन ने दिल्ली के मोती नगर के 2 फ्लैट में पैकेजिंग यूनिट बनाई। वेस्ट बंगाल का सूरज शाद नाम का शख्स यहां पर इंजेक्शन रिफिल करता, पैक करता। यहां से कई नामी ब्रांड की नकली दवाएं भरी गई। वाल्स, मशीन, रॉ मटेरियल, 50,000 रुपए और $1,000 भी रिकवर किए गए हैं। और जिन 7 लोगों को पकड़ा गया है उनमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। ये लोग गैंग को कैंसर की दवा की खाली शीशियां मुहैया करवाते, नकली दवा इनमें भरी जाती। इंजेक्शंस की खाली शीशियां नीरज चौहान नाम का शख्स मुहैया कराता। इनकी मिली भगत से ही जिन कंपनीज की कीमोथेरेपी की दवा बेची गई उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीसीपी अमित गोयल और एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। जब खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। आपको यह भी बताते हैं कैंसर जैसे रोग की नकली दवा बनाने वाला सिंडिकेट कैसे चंद खाली शीशियों से करोड़ों का मुनाफा कमा रहा था। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए मौत के सौदागरों से कैसे सावधान होने की जरूरत है, जरा ये जान लीजिए। ये जो आप 5,000 रुपए देख रहे हैं, ये 5,000 रुपए में नामी कंपनियों की दवा की शीशी को खरीदते थे। अब 100 रुपए की नकली दवा इन शीशियों में भरी जाती थी। 1 से 3 लाख रुपए में कैंसर की नकली दवा को बाजार में बेचा जाता था। 5,000 रुपए की नामी कंपनी की शीशी की दवा खरीदते थे, भरते थे 100 रुपए की नकली दवा, और बाजार तक जब ये पहुंचती थी तो कीमत होती थी 1 से 3 लाख रुपए। 30 से 50% कम कीमत पर दवा को बेचा गया। इसको लेकर और क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने और भी होगी आपके सामने, क्योंकि लगभग 2 लाख की कीमोथेरेपी का एक इंजेक्शन बताया जाता है और 100 रुपए की एंटी फंगल दवा इसमें भरकर इसे बेच दिया जाता था। नतीजा क्या? मरीज की जान बचाने में यह दवा नाकाम रहती थी। यानी कैंसर की दवा से ही कैंसर की बीमारी और ज्यादा एग्रीवेट होती थी। हालांकि 2 साल से जिस तरीके से यह गोरख धंधा चल रहा था, 5 से 7 हजार इंजेक्शन अब तक बेचे जा चुके थे। अब सवाल यह है कि इंजेक्शंस कहां पर बेचे गए। दिल्ली, मुंबई, पुणे, मुजफ्फरपुर में सप्लाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यहां तक कि चीन और अमेरिका में भी सप्लाई किया गया इसे। तो इस गोरख धंधे को लेकर, इस पूरे नेक्सस को लेकर जिस तरीके से अभी फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, मुजफ्फरनगर में इन्हें सप्लाई किया गया। यहां तक कि चीन और अमेरिका में भी सप्लाई हुए। इस बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच की कैंसर की नकली दवा बनाने के इस गोरख धंधे की खबर जैसे ही मिली, क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया, 7 आरोपियों को धर दबोचा। जो वायल्स होते थे उनको 4 से 5,000 रुपए में ये आगे बेच दिया करते थे। एक एक दवाई कई बार करीब 1.8 लाख का एक वायल होता है। तो ये इनसे खाली वायल ले करके
और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे। किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड उसमें भर देते थे। दिल्ली में तो बेच ही रहे थे, दिल्ली एनसीआर में, और इसके अलावा ये बिहार में एक लिंकेज आई है जहाँ बेच रहे थे। उसके लिए हमने टीमें ऑलरेडी रवाना कर दी है, उसमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसमें फिलहाल जो 7 रेस्टोरेंट में 2 तो सर्विंग थे एक हॉस्पिटल में, जो कि यही उनका काम था उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रक्शन का, बट ये डिस्ट्रॉय ना करके उसको आगे बेच रहे थे। एक जिसको ये बेचते थे वो एक्स एम्प्लॉय रहा था, वो छोड़ गया था, इस धंधे में पैसे बनने लग गए थे तो उसने छोड़ दिया। बाकी जो नीरज है जो मेन सप्लायर आगे बेच रहा था, ये भी कई रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में कैंसर डिपार्टमेंट में 10-15 साल नौकरी कर चुका था। और अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कैंसर की नकली इंजेक्शन बनाने वालों के पास से किन किन कंपनीज की खाली शीशी बरामद हुई है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये देखिए जो नाम सामने आए हैं उसमें केट्रूडा को लेकर नाम सामने आया, इम्फिंजी, साथ ही टीसेंट्रिक और साथ ही पेरजेटा, ऑब्डेटा, दार्जिलिक्स और साथ ही एर्बिटेक्स, फेस्को, डेक्सट्रोस, फ्लुकनजोल। ये नाम आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं उनको ये दवाइयां जिस तरीके से मार्केट में मिल रही थी उसी को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अब TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर दिल्ली के मोती नगर में उस जगह पर भी पहुंचे जहां से ये ऑपरेट करता था गैंग। आपको उनकी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ा खुलासा किया है। कैंसर की नकली दवाइयां बनाने का गोरख धंधा चल रहा था दिल्ली के मोती नगर स्थित डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स सोसाइटी के उन 2 फ्लैटों में, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड की और वहां से मास्टरमाइंड विफिल जैन को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 4 करोड़ से ज़्यादा की नकली कैंसर की दवाइयां यहां से बरामद की गई और उसमें 7 इंटरनेशनल ब्रांड्स जबकि 2 भारतीय ब्रांड की दवाइयां बनाई जा रही थी। ये दवाइयां जीवन रक्षक दवाएं हैं जो कि कैंसर में केमोथेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका सप्लाई विफिल जैन और उसके साथ तमाम लोग कर रहे थे। 4 करोड़ से ज़्यादा की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। विफिल जैन रिफिल करता था नकली दवाइयों को असली शीशी में और इसी रेसिडेंशियल फ्लैट के सोसाइटी के फ्लैट में ये गोरख धंधा पिछले 1 साल से वो चला रहा था। कैसे नेक्सस ये ऑपरेट कर रहा था? कीमोथेरेपी की नकली दवा के गैंग का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? मास्टरमाइंड है विफिल जैन। विफिल यूपी के बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। 1-2 साल के अंदर उसने कैसे लोगों को जोड़कर कंपनी की शुरुआत की, नकली दवा के इस धंधे को किस तरीके से, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी जरा अब आपके सामने रख रहे हैं। मास्टरमाइंड विफिल जैन जो कि मेडिकल स्टोर में काम करता था, 2-3 साल पहले ही नकली दवा के धंधे में वो आया। परवेज ब्रांडेड इंजेक्शन की खाली शीशियों को जुटाता था। सूरज शाह नकली दवा की पैकेजिंग का काम करता था। नीरज चौहान लोगों को कम कीमत पर दवा दिलाने पर राजी करता था। तुषार कैंसर की नकली दवाओं को कस्टमर तक पहुंचाता था। कौन कौन इस पूरे गैंग से जुड़ा और कैसे ये ऑपरेट करते थे, इसको लेकर जानकारी हमने दी। लेकिन नकली दवाई सप्लाई करने के इस गोरख धंधे में दिल्ली के नामी कैंसर हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी कोमल तिवारी और अभिनय कोहली भी शामिल है और दोनों फार्मासिस्ट हैं। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी के एक डिपार्टमेंट, एक यूनिट में ये लोग काम करते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन भी इस मामले का खुलासा होने के बाद सख्ते में आ गया है। इज ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो जो भी पता चलता है तो बाकी हमारे यहाँ के जो सिस्टम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हमने चेक कर लिए, रिव्यू कर रहे हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये एक जेन्युइन कंसर्न है आज के डेट में कि बीच बीच में हम पढ़ते रहते हैं अबाउट फेक मेडिसिन। सो वी ऑल आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। और मेरी मैसेज यही रहेगी फॉर ऑल कैंसर पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स कि अगर हमको कोई दवाई बहुत सस्ती बाहर मिल रही है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नकली तो नहीं है, ठीक है। और ऑथेंटिक हॉस्पिटल की दवाइयाँ जो है, हम इसीलिए इंसिस्ट करते हैं कि आप हॉस्पिटल की फार्मेसी से दवाई लें, बिकॉज हमें उनकी सेफ्टी का पता है, तो उनकी जेन्युइनिटी का पता है, उनकी प्योरिटी और उनकी क्वालिटी का पता होता है। अपडेट आपको दे दें, 8 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुके हैं। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इन गिरफ्तारियों के बाद जाहिर सी बात है पूरे नेक्सस तक पहुंचने की प्राथमिकता, लेकिन सवाल यह है कि इस पर लगाम लगेगी कैसे? चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
देखिए, पूरे देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग जो है दिल्ली में आते थे और इसी का फायदा ये पूरा गैंग उठाता था। और इन लोगों के लिए सबसे आसान क्या होता था, क्योंकि 2 लोग तो फार्मासिस्ट थे, 2 लोग जो है वो नामी कैंसर हॉस्पिटल में जो है काम करते थे और वहीं से ये लोग कैंसर की कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले जो इंजेक्शन थे उनकी वॉयल को ले लेते थे। बहुत आसान होता है इनके लिए, जबकि बाकायदा इसके लिए कि गाइडलाइन है कि आप उन तमाम जो वेस्टेज है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन आसानी से निकाल के महज 5,000 रुपए में ये जो खाली वॉयल थी वो इस गैंग को बेचता था और उसके बाद उसमें मामूली पानी या कुछ ट्रांसपेरेंट जो दवाइयां होती हैं 5-10 रुपए की वो भर दी जाती थी और उसके बाद 1,80,000 रुपए कीमत के ये जो इंजेक्शन थे वो बिक जाते थे। दरअसल जो कैंसर के इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और यही चीज़ इनको लुभा रही थी। यही नहीं, जो मेडिकल टूरिज्म के नाम पे कंपनी खोली गई और विदेशों से जो इलाज कराने लोग आते थे उनको भी बाकायदा टारगेट किया गया। जो अस्पताल में फार्मासिस्ट में काम करते थे लोग वो बाकायदा इस गैंग से जुड़े हुए, तो इसीलिए इनके लिए बेहद आसान रहा उन ग्राहकों तक पहुंचना जिनके पेशेंट कैंसर से पीड़ित होते थे, जो दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर आते थे और 20 या 30% के जो है कम कह सकते हैं आप उनको डिस्काउंट का लालच दे करके ये लोग बाकायदा अपनी दवाइयों को बेचते थे। 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, $18,000 भी बरामद किए गए, यानी कि विदेशों से भी काफी बड़ा पैसा इन लोगों ने इस दवाई को खरीदने के बाद जमा किया है। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस पूरे नेक्सस को खंगालना, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि पुणे तक भी ये दवाई पहुंच चुकी है, यानी कि पूरे देश में इस नकली कैंसर की दवाई को सप्लाई किया जा चुका है। किन अस्पतालों में किया गया, कौन कौन इस जहर को बेचने में इस गैंग से जुड़े हुए हैं, यह पुलिस के लिए एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर कितने लोग इस नकली इंजेक्शन, नकली कैंसर की दवाई का इस्तेमाल करने के बाद उन लोगों की मौत हो गई है। तो जाहिर तौर पर अनगिनत हत्याओं के भी ये जो आरोपी हैं गुनहगार हैं। नजर बनाए रखे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर। पुनीत, आगे भी लेंगे अपडेट, शुक्रिया। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां आपको बता दें सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो चुकी है। तो हरियाणा और यहां पर जिस तरीके से नायब सैनी सरकार को बहुमत साबित करना था, उसी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां फ्लोर टेस्ट में सैनी सरकार पास हो गई है। बहुमत को लेकर हमारे सहयोगी लगातार हमें ये जानकारी दे रहे थे, मोहित मल्होत्रा, कि किस तरीके से आज विशेष सत्र के दौरान अपनी परीक्षा को साबित करने में नायब सैनी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। तो हरियाणा सरकार का फ्लोर टेस्ट, जिसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। मोहित हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर में, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया बताया जा रहा है पूरी हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट को देखते हुए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में नए सीएम नायब सैनी की सरकार का फ्लोर टेस्ट हो गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रख दिया है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है सैनी सरकार। हालांकि आज इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए खबर जेजेपी को लेकर भी थी, क्योंकि व्हिप जारी किया गया था। सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे, लेकिन कुछ यहां पर मौजूद रहे। तो आज के इस घटनाक्रम को देखते हुए बहुमत साबित करना था नायब सैनी सरकार को। और इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में नायब सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। हालांकि इसी को देखते हुए वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी थे। 46 बहुमत का आंकड़ा था, जिसको देखते हुए सदन में विश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है। विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया, हमारे सहयोगियों से इस बारे में भी करेंगे बात। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सदन के उसी विशेष सत्र की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां विश्वास प्रस्ताव पास हो गया है और हरियाणा में सैनी सरकार के विश्वास पास को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इस बहुमत को साबित करने के बाद आगे सरकार का विजन क्या है, किसकी क्या बड़ी भूमिका रहने वाली है, इसको देखते हुए आज बड़ी बैठक भी हुई और उस पर भी अपडेट आपके सामने होगा कि किस तरीके से सरकार आगे विजन को देखते हुए सत्र में विशेष तौर पर जानकारियां सामने रखेंगी। लेकिन नायब सैनी सरकार की जो परीक्षा थी बहुमत साबित करने की, वो पास हो चुकी है। मेरे सहयोगी मोहित लगातार, मोहित मल्होत्रा, इस
हरियाणा के पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से अभी तक जेजेपी को लेकर आज सबसे पहली खबर सामने आई थी। जननायक जनता पार्टी जिन्होंने व्हिप जारी किया था विधायकों की वोटिंग के दौरान गैर हाजिरी का, बावजूद उसके आज ये खबर आई कि किस तरीके से 4 से 5 विधायक सदन में मौजूद रहे और क्रॉस वोटिंग को लेकर जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में आशंकाएं जताई जा रही थी, बावजूद उसके बीजेपी नायब सैनी सरकार पूरी तरीके से विश्वास मत को लेकर कॉन्फिडेंट थी। उनकी परीक्षा को देखते हुए आज सबकी नजर सदन में थी और नायब सैनी सरकार ने बहुमत साबित भी कर दिया है। ये इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज है, इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, जहां हरियाणा में सैनी सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सदन में विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया है सैनी सरकार ने। अब सीएम जिस तरीके से इससे पहले सदन में आने से पहले भी बैठक कर रहे थे, उसी बैठक को देखते हुए ये जानना भी जरूरी है कि सरकार किस तरीके की भूमिका आने वाले वक्त में निभाने वाली है, क्योंकि नई योजनाओं की बात सीएम की तरफ, नायब सैनी की तरफ से की गई थी और साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को देखते हुए किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या बड़ी भूमिका होगी, इस बारे में भी आगे इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। और एक और खास खबर चीन से है, क्योंकि भारत के अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से चीन बुरी तरह डर गया है। विस्तारवादी चीन को अग्नि 5 की क्षमता का एहसास हो चुका है, तभी तो ड्रैगन की आवाज बिल्कुल नरम पड़ चुकी है। अब तक अपने हथियारों की ताकत चीन दिखाता आया है और हथियारों की ताकत दिखा रहे चीन की बोलती कैसे बंद हो गई है, इसी बारे में है स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा हालांकि हम नहीं, जिनपिंग का भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। उसकी रिपोर्ट में क्या दावे किए जा रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। दो तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने होंगी, कैसे हिंदुस्तान में ही निर्मित अग्नि 5 के सफल परीक्षण से चीन के हौसले पस्त हो गए हैं और भारत की उड़ान से चीन हैरान और परेशान है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत ने जिनपिंग की कैसे नींद उड़ा रखी है, इसी को लेकर यह खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल को लेकर चीन की ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है ये जानिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अग्नि 5 मिसाइल बहुत आक्रामक और इससे बचना बहुत मुश्किल है। अग्नि 5 मिसाइल से भारत की ऊंची उड़ान है और इससे भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों में आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक लिख दिया कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है। आपको अग्नि 5 की ताकत भी हम बता देते हैं, क्योंकि अग्नि 5 की रेंज यहां जान लीजिए। अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर और जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज बढ़ाई भी जा सकती है और शायद इसी ताकत का एहसास अब चीन को भी हो रहा है। इस बीच ये एक साथ कई हथियार ले जा सकता है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी है। इसकी स्पीड आवाज से 24 गुना ज्यादा है। ऊंचाई 17 मीटर, वजन 50 टन। सबसे खास बात तो यह है कि अग्नि 5 एडवांस MIRV मिसाइल है। आपको अब एक और ग्राफिक्स के जरिए अग्नि 5 की ताकत बता देते हैं, क्योंकि अग्नि 5 की क्षमता इतनी है कि सिर्फ 12 मिनट के अंदर चीन की राजधानी बीजिंग को तबाह कर सकती है। ये दिल्ली से अग्नि 5 मिसाइल से हमला किया तो सिर्फ 12 मिनट में मिसाइल बीजिंग तक पहुंच जाएगी और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। वहीं इस्लामाबाद और लाहौर तो महज 1.5 मिनट के अंदर तबाह हो सकते हैं। यही है भारत की अग्नि 5 की ताकत। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ऐसा हालांकि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में क्या बड़े दावे और किस तरीके का डर नजर आ रहा है? देखिए सुरभि, चीन की तिलमिलाहट का अंदाजा आप इस तरह से लगाइए कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए और उसके अगले दिन हमने अग्नि 5 और MIRV तकनीक के जरिए भारत का वो दिव्यास्त्र देखा, जिसकी वजह से चीन को ये लगता है कि अभी फिलहाल भारत से दोस्ती का झांसा देना ही बेहतर होगा। लेकिन चीन को ये समझना होगा कि 2020 के बाद का जो भारत है वो एकदम अलग भारत है। मनीष, सॉरी टू बट ये बात आपने समझ गया दोस्ती है की बात की, किस अवसर की तलाश में है चीन? चालबाजी चलती रहे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, दरअसल चीन भारत को ये कन्विंस करना चाहता है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमें संबंध को सामान्य करना होगा, जबकि भारत की शर्त यह है कि पहले सीमा विवाद सुलझाओ, उसके बाद ही संबंध सामान्य होंगे। तो ये जो पैरामीटर है, उसी पैरामीटर पर चीन ये
एक तरह से बरगलाने की कोशिश करता है कि भारत ने जो भी करने की कोशिश की है वो अमेरिका के कहने पर की है। चीन को यह समझना पड़ेगा कि भारत अब एक ऐसा संप्रभुत राष्ट्र है कि चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो या मिडिल ईस्ट का संकट हो या अपनी सीमा की सुरक्षा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तान की एक करतूत का भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भंडाफोड़ किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। नशीले पदार्थ के साथ पाकिस्तानी नाव भी पकड़ी गई है। भारतीय तटरक्षक बल, एनसीबी, गुजरात एटीएस का ये संयुक्त अभियान, इसको लेकर, पूरी साजिश को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान की नीली साजिश भारत के समंदर में पट गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से इस जॉइंट ऑपरेशन के बाद बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पोरबंदर के पास सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई, जहां आपको बता दें पाकिस्तानी नाव में सवार 6 लोगों को पकड़ा गया है। पोरबंदर से 350 किलोमीटर की यह दूरी बताई जा रही थी। अरब सागर में नाव को पकड़ा गया है। 480 करोड़ कीमत के 80 किलो के ड्रग्स भी जब्त किए जा चुके हैं। 3 साल में आपको बता दें एटीएस गुजरात, एनसीबी का ये 10वां ऑपरेशन बताया जा रहा है, जहां अब तक 3135 करोड़ रुपए के 517 किलो नारकोटिक्स को पकड़ने का भी दावा किया गया है।